बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक। दोस्तों, बब्बन की आप बीती का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर बब्बन कैसे सामना करेगा उस नरपिशाच का, और क्या बब्बन को सिलाजिन मिल पाएगी या नहीं, और अगर सिलाजिन बब्बन को मिल भी गई तो बब्बन उसे कैसे तैयार करेगा उस नरपिशाच का सामना करने के लिए। भला सिलाजिन नरपिशाच का सामना क्यों ही करेगी, और वो भी बब्बन के लिए। तो आज इन सभी राजों से पर्दा उठने वाला है, और चलिए बढ़ते हैं बब्बन की आप बीती के एक और महान किस्से की ओर। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक उस सरपंच की आत्मा से बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस सरपंच की आत्मा ने काम ही पिटने का किया था और बब्बन तांत्रिक उसकी जमकर कुटाई कर रहा। बब्बन उस पर वो मिर्च मसाले, वो औषधियां मारे जा रहा, जिनसे उसके शरीर में आग लगे जा रही और सरपंच की आत्मा तड़पे जा रही। बब्बन जब भी उस सरपंच की आत्मा के ऊपर वो मंत्र पड़ी हुई औषधियां फेंकता तो उसके शरीर में आग लग जाती, और जब आग लगती तो वो सरपंच की आत्मा तड़पने लगती। हाय हाय, बब्बन मर गया, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बब्बन छोड़ दे। लेकिन बब्बन था कि उस सरपंच की आत्मा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। बब्बन उस सरपंच की आत्मा को कनपट्टी मार मार कर पूछ रहा, बता उस नरपिशाच को कैसे मारा जा सकता है। ये बात सुनकर वो सरपंच की आत्मा कह रही, अरे बब्बन, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद उसी ने मारा है। मैं तो बस तुमसे बदला लेना चाहता था, ताकि जैसे तुमने मुझे मरवाया है मैं तुमसे अपनी मौत का बदला ले सकूं। मुझे क्या पता कि उस नरपिशाच को कैसे मारा जा सकता है। जब बब्बन उस सरपंच की आत्मा से ये सब पूछ रहा था तो पीछे से आवाज आती है, मैं बताता हूँ बब्बन कि इस नरपिशाच का सामना कैसे किया जा सकता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। बब्बन को ये आवाज जानी पहचानी लगी। फिर जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक गुरु थे, जो कि अभी कुछ समय पहले गंगा नदी में कूदे थे। तांत्रिक गुरु को देखकर बब्बन कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु, आप अभी तक जिंदा हो, उस नरपिशाच ने आपको मारा नहीं। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, मैं भी तेरा गुरु हूँ, तू तो बस चेला है। जब तू इतना सातिर हो सकता है तो सोच तेरे गुरुदेव कितने सातिर होंगे। मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं। मैंने नदी के अंदर डुबकी तो लगाई थी, लेकिन मैं नीचे एक जगह पर बैठ गया। मैं तैर कर कहीं गया नहीं था, और उस नरपिशाच को लगा कि मैं तैर कर नदी को पार कर चुका हूँ और वो मुझे ढूंढने के लिए नदी में घूम रहा होगा। बब्बन, मैं बताता हूँ कि आखिर इस नरपिशाच का खात्मा कैसे किया जा सकता है। जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु के मुंह से ये बात सुनी तो बब्बन कह रहा, अरे तो देर किस बात की है तांत्रिक गुरु, जल्दी बताइए ना कि इसे कैसे मारा जा सकता है। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, सिलाजिन ही है जो कि इस नरपिशाच को खत्म कर सकती है। सिलाजिन का नाम सुनते ही बब्बन कह रहा, तांत्रिक गुरु, ये सिलाजिन क्या होती है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया था सिलाजिन का राज। लेकिन जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन को सिलाजिन का राज बताया तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा। तांत्रिक गुरु, पहले ही इतनी बड़ी आपदा से निपट कर आ रहा हूँ। पहले तो उस चेटकिन के चक्कर में गांव वालों ने पीटा, और फिर ये नरपिशाच, ये मुझे जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं है, और अब आप सिलाजिन के चक्कर में मुझे फंसाना चाहते हैं। ये काम मैं नहीं करने वाला। मैं तो यहाँ से भाग के जा रहा हूँ, आप अपना देखना। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बात सुनी तो तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बब्बन, 6 लाख रुपए। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हमने कभी इतनी बड़ी रकम देखी नहीं है, और गांव वालों ने इस नरपिशाच को ख़त्म करने के हमें 6 लाख रुपए दिए हैं। हमें नरपिशाच को ख़त्म करना ही होगा। आधे तुम रख लेना, मैं 3 लाख से ही काम चला लूँगा। जब बब्बन ने 3 लाख रुपए का नाम सुना तो बब्बन की आंखें चमक उठीं। दरअसल जब बब्बन को उस गांव के अंदर तांत्रिक गुरु ने भेजा था, तब तांत्रिक गुरु उस नरपिशाच को खत्म करने के लिए बब्बन को बस 200 रुपए देने वाले थे, और बब्बन 200 रुपयों के चक्कर में भागा गया था उस गांव में, ताकि वो उस नरपिशाच का खात्मा कर सके। लेकिन अब तो बब्बन को 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, और 3 लाख रुपयों के लिए बब्बन कुछ भी कर सकता है। इसके बाद बब्बन ने उस सरपंच की आत्मा को छोड़ा। तांत्रिक गुरु से कहा कि आप अपनी कुटिया में आराम कीजिए, और अगर कहीं भागना चाहते हैं तो भाग जाइए, लेकिन मुझे बता देना कि आप मिलेंगे कहाँ, और मैं जा रहा हूँ सिलाजिन की तलाश में। इतना कहकर बब्बन तांत्रिक ने उस सरपंच की आत्मा में 2-4 तमाचे और लगाए,
और फिर वहां से भाग गया सिला जिन्न की तलाश में। बब्बन तांत्रिक भागता भागता सोचे जा रहा कि आखिर ये सिला जिन्न मिलेगी कहाँ। दरअसल जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु से सिला जिन्न के बारे में पूछा था, तब तांत्रिक गुरु ने सिला जिन्न का एक राज बताया था। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था कि बब्बन, जो सिला जिन्न होती है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दरअसल सिला जिन्न की एक अलग दुनिया होती है और ये कभी कभी उस दुनिया को छोड़कर हमारे धरती लोक पर आती है, और जब ये धरती पर आती है तो यहाँ पर कुछ साल बिताती है। ये एक औरत के भेष में होती है, या यूं कहूँ कि एक लड़की के भेष में, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई 18 से 19 साल की लड़की हो। ये लड़की इतनी खूबसूरत होगी जिसे देखकर तुम ये समझ जाओगे कि ये ही सिला जिन्न है, क्योंकि उससे खूबसूरत लड़की ना तो तुमने आज तक धरती पर देखी होगी और ना ही कभी देख पाओगे। क्योंकि जब सिला जिन्न हमारी धरती पर आती है तो वो इतनी सुंदर लड़की का रूप धारण करके आती है कि उससे सुंदर लड़की धरती पर हो ही नहीं सकती। बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ये बातें काफ़ी अच्छे से सुनी थीं, और फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से पूछा था कि आखिर ये सिला जिन्न मिलेगी कहाँ। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था, बब्बन, अगर तुम्हें सिला जिन्न को ढूंढना है तो तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जिस जगह को देखने के लिए हजारों लोग आते हों, क्योंकि सिला जिन्न ऐसी ही होती है। इसे धरती की अच्छी अच्छी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और ये अक्सर उन्हीं जगहों पर भ्रमण करती है जो जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। बब्बन, तुम्हें ऐसी ही जगह पर जाना होगा। ये बात सुनकर बब्बन वहाँ से भाग आया था, और अब बब्बन मन ही मन सोचे जा रहा कि आखिर उसे ऐसी कौन सी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर उसे सिला जिन्न मिल सके। लेकिन बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसके बाद बब्बन चलता चलता एक गांव में पहुंच गया। दरअसल वो गांव एक पहाड़ी पर बसा हुआ था, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बब्बन उस गांव के रास्ते से होकर गुजरना चाहता था आगे की तरफ, ताकि वो सिला जिन्न की खोज कर सके। लेकिन जब बब्बन उस गांव के पास पहुंचा और उसने उस गांव को देखा, तो वो गांव दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। बब्बन के दिमाग में एकदम से बात आई। बब्बन सोचने लगा कि यार, ये गांव भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और तांत्रिक गुरु ने कहा था कि जो जगह दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, सिला जिन्न अक्सर वहीं पर पाई जाती है। तो हो सकता है कि सिला जिन्न इस गांव को देखने भी आई हो। बब्बन उस गांव के आसपास पहुंच गया, और जब बब्बन उस गांव के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें, जो कि गांव की औरतें थीं। बब्बन को जब गांव के अंदर इतनी औरतें दिखाई दी तो वो औरतें एक से एक खूबसूरत। बब्बन उन्हें देखकर सोचे जा रहा कि कहीं इनमें से कोई सिला जिन्न तो नहीं, क्योंकि ये सभी औरतें काफ़ी खूबसूरत हैं। और तांत्रिक गुरु ने बताया था कि जो सिला जिन्न होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। हो सकता है कि इनमें से ही कोई सिला जिन्न हो। बब्बन, तुझे अपनी बुद्धि लगानी होगी, जो कि तेरे पास बहुत है। बब्बन, सोच सोच और पता लगा कि इनमें से कौन है जो कि सिला जिन्न है। लेकिन फिर बब्बन सोचे जा रहा कि अगर तुझे सिला जिन्न का पता लगाना है तो कुछ दिन इस गांव के अंदर रुकना होगा। इस गांव में रुककर एक एक औरत को देखूंगा और पता लगाऊंगा कि कौन ज़्यादा सुंदर है और कौन है जो कि सिला जिन्न हो सकती है। इसके बाद बब्बन ने दिमाग लगाया, और बब्बन ने पहाड़ी के पास जो पेड़ खड़े हुए थे उन पेड़ों में से एक डंडा तोड़ा और उसे अपने एक हाथ में दबा लिया, और बब्बन ऐसे चलने लगा कि जैसे वो लंगड़ा हो। बब्बन लंगड़ाते लंगड़ाते उस गांव के अंदर पहुंच गया, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय टूट गया रे, हाय मेरे पैरों में इतना दर्द। बब्बन ऐसे ही चिल्लाए जा रहा था। फिर गांव वाले बब्बन के पास आए। उन्होंने बब्बन से कहा कि क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारे पैर से चला नहीं जा रहा, तुमने इतनी ऊंची पहाड़ी पर ये चढ़ाई कैसे पूरी की। तब बब्बन गांव वालों से कह रहा, पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा ये गांव ही मनहूस है, क्योंकि जब मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे दोनों पैर बिल्कुल ठीक और सही सलामत थे। दरअसल मुझे बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और जब भी मैं पहाड़ी के ऊपर किसी अच्छे से गांव को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि उस गांव के अंदर 3-4 दिन बिता कर आऊँ, और मैं पहाड़ी पर चढ़कर उस गांव के अंदर पहुँच जाता हूँ। और ऐसा ही मैंने आज भी किया। लेकिन जब मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था और जैसे ही गांव के अंदर घुसने लगा तो अचानक से पता नहीं मेरे पैर के अंदर क्या हो गया, मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा है और मुझे इससे चला नहीं जा रहा। और पता नहीं
पर क्यों मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। बब्बन की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम हमारे इस गांव में रुक जाओ और चाहो तो 2-3 दिन भी रुक सकते हो, इसके बाद हम तुम्हें नीचे छोड़ आएंगे। तब बब्बन उन गांव वालों से कह रहा कि मैं किसी भी गांव में ऐसे ही नहीं रुकता। दरअसल मैं एक साधक हूँ और मेरी साधनाएं चल रही हैं और इस समय पर मैं उसी औरत का खाना खाता हूँ जो कि इस गांव की ना हो। क्या तुम्हारे गांव के अंदर कोई ऐसी औरत है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे इस गांव की ना हो? बब्बन ये बातें कहते कहते थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि बब्बन को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस गांव के अंदर किसी खूबसूरत औरत के बारे में बात करूं और कहूं कि मैं उसी के हाथ का खाना खाऊंगा और गांव वाले मुझे कोई ठरकी समझ लें और मारने पीटने लग जाएं। बब्बन को इस चीज़ का डर तो था, लेकिन जब बब्बन ने गांव वालों से ये बात कही तो गांव वालों ने बब्बन से कहा, साधक जी, हमारे गांव के अंदर कोई औरत तो नहीं है, लेकिन एक लड़की है 18-19 साल की, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो हमारे इस गांव की भी नहीं है, किसी पास के गांव से आई है। अगर आप चाहो तो उसके हाथों से हम खाना बनवा देंगे, आप उसके हाथों का खाना खा सकते हैं, आप चाहें तो हमारे गांव के अंदर रुक सकते हैं। बब्बन ये बात सुनकर बहुत खुश। बब्बन मन ही मन सोचे जा रहा, खूबसूरत लड़की 18 से 19 साल की और इस गांव की भी नहीं है, जरूर ये ही सिला जिन्न है और इस गांव को देखने के लिए आई होगी। बब्बन इसका पीछा करना होगा, जानना होगा कि ये जाति कहाँ है और क्या वाकई में ये सिला जिन्न है, क्योंकि तांत्रिक गुरु ने बताया था कि जो सिला जिन्न होती हैं वो रात के समय में किसी कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट में जाकर ही अपनी रात बिताती हैं। वो रात को किसी गांव या फिर किसी ऐसे स्थान पर नहीं रुकती जहां पर इंसान हो। बब्बन ये बात सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि दिन के समय में मैं उस लड़की को देखता रहूंगा और रात होते ही जैसे ही वो लड़की अपने घर से बाहर निकलकर किसी कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट की तरफ जाएगी तो मैं उसका पीछा करने लग जाऊंगा और जैसे ही वो उस कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट में जाकर गायब हो जाएगी तो समझ जाऊंगा कि वही सिला जिन्न है। उसके बाद क्या करना है ये मैं बाद में देखूंगा। बब्बन तांत्रिक ये सब सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा। बब्बन को उस गांव में बैठे बैठे अब शाम हो चुकी थी और जैसा कि गांव वालों ने बताया था, शाम होते ही वो जो सुंदर लड़की थी जो कि उस गांव के अंदर आई हुई थी, वो लड़की बब्बन के लिए खाना तैयार करके लाई और फिर बब्बन को खाना देकर वहां से चुपचाप चली गई। लेकिन बब्बन की नज़र खाना लेने पर नहीं बल्कि उस लड़की के ऊपर थी। बब्बन देख रहा था 18 से 19 साल की लड़की और दिखने में इतनी खूबसूरत, जरूर ये सिला जिन्न ही है। और फिर इसके बाद बब्बन ने जल्दी जल्दी से खाना खाया और बब्बन अब इंतजार कर रहा था रात होने का। बब्बन सोचे जा रहा कि जैसे ही ये लड़की किसी कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट की तरफ जाएगी तो मैं इसका पीछा करूंगा और जैसे ही ये कब्रिस्तान या शमशान घाट में जाकर गायब हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सिला जिन्न ही है। इसके बाद जैसे ही रात हुई, यानी कि रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हुआ, तो बब्बन देखता है कि गांव के कुछ घरों से कुछ लड़कियां बाहर निकलती हैं। वो लड़कियां गांव से बाहर निकलकर एक ऊंची सी पहाड़ी की तरफ जा रही थीं। बब्बन को लगा कि जरूर इनमें से कोई ना कोई सिला जिन्न है और वो यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद बब्बन छुपके से उन लड़कियों का पीछा करने लगा। वो लड़कियां जैसे जैसे आगे जाती, बब्बन धीरे धीरे करके उनके पीछे पीछे जाता। इसके बाद बब्बन देखता है कि वो सभी लड़कियां एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ गईं और पहाड़ी पर चढ़ते ही वो सभी लड़कियां दिखना बंद हो गईं। और जैसे ही बब्बन को वो लड़कियां दिखी नहीं तो बब्बन को लगा कि ये जरूर सभी की सभी सिला जिन्न हैं और इस गांव के अंदर आई होंगी। बब्बन यही मौका है, जा और पता लगा कि क्या ये सच में सिला जिन्न ही है। बब्बन उन लड़कियों के पीछे पीछे भागे जा रहा, लेकिन जैसे ही बब्बन उस ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था तो उन लड़कियों ने बब्बन को देख लिया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लड़कियां चिल्लाए जा रही। बब्बन तांत्रिक उन लड़कियों को चिल्लाता देख काफ़ी हैरान। बब्बन को लगा कि बब्बन शायद ये सिला जिन्न ही है और पहचान चुकी हैं कि तू बब्बन तांत्रिक है और तांत्रिकों का खौफ जिन्नों को होता ही है, इसलिए ये डर के मारे चिल्ला रही होंगी। बब्बन काफ़ी तेज़ी से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और फिर अचानक से बब्बन तांत्रिक को पीछे से किसी ने पकड़ लिया।
जब बब्बन को किसी ने पीछे से पकड़ा तो बब्बन चिल्लाए जा रहा, कौन है, किसने बब्बन को पीछे से पकड़ने की हिम्मत की। तब बब्बन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को दिखाई दिया कि ये गांव के 3-4 लड़के थे जिन्होंने बब्बन को पीछे से पकड़ा हुआ था और बाकी के गांव के लोग पीछे से भाग कर आ रहे थे। उन सभी के हाथों में लाठी और डंडे। बब्बन ये देखकर एकदम से हैरान रह गया। दरअसल हुआ ये था कि वो जो लड़कियां पहाड़ी के ऊपर गई थीं वो रात के समय में नहाने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ी थीं और वो गर्मियों के समय थे तो लड़कियां नहाने के लिए रात को ही उस पहाड़ी पर जाया करती थीं, क्योंकि दिन में जो गांव के लोग थे वो वहां से पानी लेकर आते और नहा कर आते। लेकिन जब रात होती तो लड़कियां नहाने के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ जाती। लेकिन उस रात जब वो लड़कियां उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ी थीं और जैसे ही उन्होंने पहाड़ी से नीचे की तरफ देखा कि कहीं गांव का कोई आदमी तो नहीं जो कि यहाँ पर कहीं आसपास हो, तो उन्हें बब्बन तांत्रिक जो कि भागता हुआ उस पहाड़ी की तरफ चले आ रहा था वो दिखाई दिया। और जब उन्होंने बब्बन को देखा तो उन लड़कियों को बब्बन पर शक हो गया कि ये जरूर कोई ठरकी है, क्योंकि गांव के अंदर तो इसका पैर टूटा हुआ था और ये पड़ा पड़ा हाय हाय चिल्लाए जा रहा था। लेकिन ये अब कैसे भागकर दौड़ा चला आ रहा है, जरूर ये छुप छुप कर हमें देखना चाहता है। और इसीलिए उन लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर जो गांव के लोग थे उन्हें पता चल गया कि जरूर उनके साथ कोई मुसीबत हुई है या फिर कोई ठरकी है जो कि इन्हें छेड़ रहा है। और ये सोचकर ही जो गांव वाले थे वो भागे चले आए। और जब उन्होंने बब्बन को भागते हुए देखा तो वो समझ गए कि यही ठरकी है जो कि हमारे गांव में टूटे टांग की एक्टिंग करके पड़ा हुआ है और ये नहाती हुई लड़कियों को देखना चाहता है। तो वो गांव वाले बब्बन के पीछे पीछे आ गए और उन्होंने बब्बन को पकड़ लिया। इसके बाद बब्बन से कह रहे, अरे ओ टकले, ओ ठरकी, बता बता तू इस गांव में आया क्यों है? नहाती हुई लड़कियों को देखना चाहता है? सर पर बाल नहीं है और दिखने में भी बुढ़ा लग रहा है, लेकिन ठरकीपना गया नहीं। अब रुक, तेरा ठरकीपना उतारते हैं। और इसके बाद उन गांव वालों ने बब्बन को पीटना शुरू कर दिया। वो सभी गांव वाले लाठी और डंडों से बब्बन को कूटे जा रहे। बब्बन की वो टकली खोपड़ी जिसे कूट कूट कर उन गांव वालों ने लाल कर दिया था। बब्बन के शरीर पर फोड़े उभर आए थे। वो गांव वाले बब्बन को लिटा लिटा कर पीट रहे थे। बब्बन को उठाते और फिर बब्बन में बिठा कर के फिर लाठी और डंडे मारते। बब्बन चिल्लाए जा रहा। बब्बन उन गांव वालों से कह रहा कि मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं तो सिला जिन्न की खोज में आया था, सिला जिन्न की खोज में। लेकिन गांव वालों को ना तो कोई सिला जिन्न की बात समझ आ रही और ना ही वो बब्बन को एक तांत्रिक समझ रहे थे। वो तो बस बब्बन को पीटा कूटी करने का काम किए जा रहे। जो गांव के नए नए लड़के थे, यानी कि जिनकी उम्र 20 से 22 साल के आसपास की थी, उन सभी को अपने हाथ गर्म करने का मौका मिल गया था। और इसीलिए उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप लोग इसे छोड़ दीजिए, इसे हम लोग संभाल लेंगे। बब्बन ने जब उन लड़कों की ये बात सुनी तो बब्बन मन ही मन सोचे जा रहा कि चलो दुनिया की जो नई पीढ़ी है वो तो काफ़ी अच्छी है, कम से कम किसी दुखिया का दर्द समझते हैं। और आखिरकार जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े बुजुर्ग उन लड़कों से कह रहे कि ठीक है, अब इस ठरकी का इलाज तुम्हें ही करना है, तुम्हें अपनी भाषा में इस ठरकी को समझाना है, ये जैसे समझे इसे समझा दो। ये कहकर वो वहाँ से चल दिए। और जो 3-4 लड़के थे जिनकी उम्र 20 से 22 साल के आसपास की थी, वो देख रहे थे कि ये गांव वाले कब यहाँ से जाएं और कब हम इस टकले की अच्छे से खातिरदारी करें। इसके बाद जैसे ही वो गांव वाले वहाँ से अपने अपने घरों में गए तो उन लड़कों ने बब्बन को पकड़ा और वो लड़के ऐसे अक्षय कुमार की तरह टांगे घुमा घुमा कर बब्बन के सर पर मारे जा रहे। वो बार बार अक्षय कुमार की तरह घूम कर आते और बब्बन के सर पर जोरदार लात मारते। उन्होंने बब्बन के मुंह पर लात मार मार कर बब्बन का थोपड़ा सुजा दिया था। बब्बन की खोपड़ी पहले से ही सूजी हुई थी और बब्बन का थोपड़ा भी अब खोपड़ी के बराबर ही हो गया था। बब्बन तांत्रिक को यह समझ आ चुका था कि बब्बन जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग चल, क्योंकि तू इस गांव के अंदर लंगड़े होने की एक्टिंग करके घुसा था, लेकिन जब इस गांव से बाहर जाएगा तो ये लोग सच में तुझे लंगड़ा कर देंगे। इसके बाद बब्बन ने उन लड़कों को धक्के मारे और जैसे तैसे करके उन लड़कों के बीच से निकल गया। फिर बब्बन भागे जा रहा पहाड़ी से नीचे की ओर। बब्बन तांत्रिक काफ़ी तेजी से भाग रहा। बब्बन को इस चीज़ का भी डर था कि कहीं भागते भागते वो पहाड़ी से नीचे ना गिर जाए, लेकिन बब्बन को अपनी जान भी बचानी थी। बब्बन समझ चुका था
कि चाहे पहाड़ी के ऊपर मरूं या पहाड़ी के नीचे गिरकर, बब्बन तुझे तो बस मरना ही है। बब्बन को भागता हुआ देखकर जो गांव के लड़के थे वो लड़के बब्बन को पत्थर मारे जा रहे। बब्बन की खोपड़ी में कुछ पत्थर लगे थे, लेकिन बब्बन भागते भागते वहां से सही सलामत नीचे उतर गया था। इसके बाद बब्बन जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरा तो बब्बन भागता हुआ जंगल के बीचों बीच चला गया। फिर जैसे ही बब्बन जंगल के बीचों बीच गया तो बब्बन को उस जंगल के अंदर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही, और उन आवाजों को सुनकर बब्बन समझ चुका था कि इस जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं। बब्बन भागता भागता एक पास के गांव में गया था। वो गांव तो क्या, एक छोटा सा शहर जैसा था। बब्बन उस गांव में पहुंचकर एक सड़क के किनारे सो गया, लेकिन जब सवेरा होते ही बब्बन की आंखें खुली तो बब्बन को एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। वो शोर ऐसा था कि मानो काफी सारे लोग रोए जा रहे हों। बब्बन तांत्रिक ने जब लोगों के सुनने की आवाज सुनी तो बब्बन को लगा कि शायद आसपास में कोई मर गया होगा और इसीलिए लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लेकिन बब्बन के अचानक से दिमाग में आया कि एक बार देख कर आना चाहिए कि आखिर कौन मर गया है। जब बब्बन ये देखने के लिए उस घर के आसपास गया जहां पर लोग रोए जा रहे थे तो बब्बन को पता चला कि इस घर के 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल एक अच्छा खासा परिवार था जिसकी रातों रात अचानक मृत्यु हो गई, और जो परिवार के लोग मरे हुए थे उनके मरने का तरीका भी थोड़ा अलग था। दरअसल जब बब्बन ने मरे हुए लोगों को देखा तो दिखाई दिया कि उन लोगों के शरीर कटे हुए थे, हाथ पैरों के चिथड़े उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जंगली जानवर ने चबा चबा कर उनको मार डाला हो। बब्बन मरे हुए लोगों की ऐसी हालत देखकर उन गांव वालों से पूछ रहा कि क्या रात के समय में गांव के अंदर कोई जंगली जानवर आया था जिसने इन लोगों को ऐसे चीर फाड़ डाला है। तब गांव वाले बब्बन से कह रहे, नहीं नहीं, दरअसल सवेरे सवेरे की बात है, हम सभी ने इन लोगों को ठीक ठाक देखा था। ये घर का बड़ा बेटा है जो कि रोए जा रहा है। इस परिवार में केवल एक ही यही है जो कि जिंदा बचा है। बब्बन तांत्रिक उस लड़के को देखकर सोचे जा रहा कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया, इसे किसी ने मारा क्यों नहीं। तब बब्बन उस लड़के के पास गया और उस लड़के से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था। तब वो लड़का बब्बन से कह रहा, पता नहीं, मेरी पत्नी गायब है और घर के लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल सवेरे सवेरे मैं गांव में टहलने के लिए गया हुआ था और जब गांव में वापस आया तो मेरे घर वालों की मृत्यु हो चुकी थी और मेरी जो पत्नी है वो भी मिल नहीं रही है। पता नहीं कोई जंगली जानवर उसे उठाकर ले गया या फिर उसके साथ क्या हुआ है। तब बब्बन तांत्रिक उस लड़के से कह रहा, अच्छा तो तुम्हारी बीवी नहीं मिल रही, वैसे तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है। बब्बन की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि अभी अभी लगभग 8 से 9 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरी बीवी दिखने में इतनी सुंदर थी कि उससे सुंदर औरत मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। बब्बन ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि वो जो लड़का था वो दिखने में इतना भी अच्छा नहीं था। दरअसल उसका जो चेहरा था वो बाईं तरफ थोड़ा सा कैड़ा था और उसका चेहरा चौकोर टाइप का कुछ अलग ही था। उसके लंबे लंबे दांत निकले हुए थे और वो दिखने में भी छोटा सा और नाटा सा था। उसे देखकर बब्बन सोचे जा रहा कि आखिर इसकी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कैसे हो गई, कहीं कोई दहेज का चक्कर तो नहीं, पूछ कर देखता हूँ। फिर बब्बन ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारी पत्नी आखिर कौन से गांव की थी। ये बात सुनकर वो लड़का बब्बन से कह रहा, पता नहीं कौन से गांव की थी, मैं प्रेम विवाह करके लाया था और वो लड़की मुझे एक चट्टान के पास मिला करती थी। पास में ही जो गांव है अक्सर वहां पर एक चट्टान है। मैं शाम के समय में वहां घूमने के लिए जाया करता था, अकेला ही जाता था क्योंकि जो गांव के लड़के हैं वो लड़के मुझसे बात ही नहीं करते और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं अकेला ही उस गांव में उस चट्टान के पास जाया करता था। शाम के समय वहां पर टहलता मुझे थोड़ा अच्छा लगता। एक दिन वो लड़की मुझे वहीं पर बैठी हुई नजर आई थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने मुस्कुराकर मुझे अपना नाम बताया। लड़के की ये बात सुनकर बब्बन कह रहा, क्या नाम बताया था उसने। तब वो लड़का बब्बन से कह रहा, उसने अपना नाम सिला बताया था, लेकिन ये सिला नाम मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसे प्यार से शर्मीली बुलाने लगा क्योंकि वो लड़की थी ही इतनी शर्मीली, जब भी मुझे देखती तो देखकर शर्मा जाती। बब्बन उस लड़की की तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा कि आखिर इस चिलगूजे के अंदर शर्माने के लिए है क्या।
इसे देखकर कोई लड़की रात के अंधेरे में डर जाएगी। वो लड़की इसे देखकर शर्माती क्यों थी? बब्बन, कोई ना कोई लोचा तो जरूर है, और उस लड़की का नाम भी सिला था। कहीं वो सिला जिन्न ही तो नहीं? ये बात सुनकर बब्बन उस लड़के से कह रहा, इसके बाद क्या हुआ? तब वो लड़का बब्बन से कह रहा, मैं उसके लिए चॉकलेट, टॉफ़ी ऐसी चीज़ें लेकर जाया करता था, और धीरे धीरे करके वो लड़की मुझे पसंद करने लगी। एक दिन मैंने उस लड़की से कह ही दिया कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरा इतना कहते ही वो लड़की मान गई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं, तुम्हारा गाँव कौन सा है, तब उसने कहा कि मेरे कोई घर वाले नहीं हैं और ना ही मेरा कोई गाँव है। मैंने जब उससे ये बात सुनी तो मैं बहुत खुश। मुझे लगा कि चलो कम से कम लड़की के बाप से तो बात नहीं करनी पड़ेगी, और इसके बाद मैंने उससे शादी करने के लिए कहा, और फिर हम दोनों जंगल में ही शादी करके अपने घर आ गए। और शर्मिली से शादी करके जब मैं शर्मिली को अपने साथ अपने घर पर लेकर आया था, तो पहले तो मेरे जो चाचा के लड़के थे और जो मेरे पिताजी थे, वो सब मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वो बार बार लाठी डंडे हाथ में लेकर मुझसे कह रहे कि तुमने ये क्या किया, बिना पूछे शादी कर ली, और वो भी ऐसी लड़की से जिसका कोई घरवार नहीं है, जिसके माता पिता के बारे में नहीं पता, ये नहीं पता कि वो कौन से गांव की है। तुम आखिर ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? हमारा खानदानी परिवार है। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने शर्मिली का चेहरा देखा, तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो सभी एकदम से चुप हो गए, और वो सभी एकदम से मान गए। मेरे पिताजी मुझसे हंस हंस कर कह रहे थे कि वाह वाह बेटा, ये तूने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अपने पिताजी और चाचा के लड़कों को खुश देखकर मैं भी खुश हो गया। लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी और चाचा के लड़कों को इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही थी, जैसे शर्मिली से शादी मैंने नहीं बल्कि उन्होंने की हो। इसके बाद उस लड़के ने बब्बन से कहा कि पता नहीं आखिर उस भगवान ने मेरी ज़िंदगी में कितने दुख लिखे हैं, क्योंकि शादी के 8-9 दिन बाद ही मेरे परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, और पता नहीं मेरी शर्मिली कहाँ चली गई। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोचे जा रहा, बब्बन, ये चिलगूंजा तो ढपोल शंख है। ये तो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि वो शर्मिली नहीं बल्कि सिला जिन्न थी। जरूर इसके घर वालों से कोई गलती हुई होगी, और इसीलिए वो सिला जिन्न इसके घर वालों को ख़त्म करके यहाँ से चली गई। फिर बब्बन ने उस लड़के से कहा, अच्छा ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि वो शर्मिली तुम्हें किस पत्थर के पास मिली थी? वो कौन सा गांव था, कौन सी चट्टान थी जहां पर वो तुम्हें दिखाई दिया करती थी? इसके बाद उस लड़के ने बब्बन से कहा कि पास में ही जो गांव है वहीं पर एक चट्टान है। गांव में घुसने से पहले जो नदी है उसके किनारे पर वो चट्टान मिलेगी, वहीं पर चले जाना। वहीं पर मेरी शर्मिली मुझे मिला करती थी। इन घर वालों का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी वहीं जाऊंगा। हो सकता है कि शर्मिली वहीं पर मिल जाए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वहां से भागा भागा गया उस चट्टान की तरफ, और जब बब्बन उस चट्टान के पास पहुंचा तो बब्बन को दिखाई दिया कि एक 18 से 19 साल की लड़की सर पर एक दुपट्टा रखे हुए, जो कि लाल रंग का था, एक चट्टान पर बैठी हुई थी, और वो दिखने में बेहद खूबसूरत। बब्बन ने सच में इतनी खूबसूरत लड़की कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। बब्बन देखते ही समझ गया कि जरूर यही सिला जिन्न है, और उन लोगों को मारने के बाद यहाँ पर चुपचाप आकर बैठी हुई है। बब्बन चुपचाप उस लड़की के पास गया। बब्बन ने ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया जैसे बब्बन को पहले से ही पता हो कि वो जिससे बात कर रहा है वो लड़की नहीं बल्कि सिला जिन्न है। बब्बन उस लड़की से कह रहा, इतनी सुनसान जगह पर तुम इस समय पर क्या कर रही हो? तुम दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़की बब्बन से कह रही, अबे वो टकले, मुझे चलाने की कोशिश मत कर। तो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, और मैं भी जानती हूँ कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। अगर जानना ही चाहता है तो सुन, मैं सिला जिन्न हूँ, वही सिला जिन्न जिसकी तलाश में तुझे तेरे तांत्रिक गुरु ने भेजा है, और तो मेरे उस आदमी से बात करके आया है जिसने तुझे यहाँ के बारे में बताया है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, और मैं भी कब से तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। बब्बन, तुझे खात्मा करना है उस नरपिशाच का, और ये मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मदद के बिना तू उस नरपिशाच का खात्मा नहीं कर सकता,
और जब तक उस नरपिशाच को मारेगा नहीं तब तक वो नरपिशाच उन गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गांव वालों को एक एक करके खाता रहेगा। हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद भी उसकी खून की प्यास नहीं बुझेगी। बब्बन, उसे मारने के लिए तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे भी तेरी ज़रूरत है। तब बब्बन उस सिला जिन्न से कह रहा, मेरी ज़रूरत? भला तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब मेरे अंदर वो पहली वाली बात नहीं रही। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। तब वो सिला जिन्न बब्बन की ये बात सुनकर कह रही, अरे ओ ठरकी बब्बन, शादी करने के लिए नहीं कह रही। मेरा एक काम है जो कि तुम ही कर सकते हो। तब बब्बन उस सिला जिन्न से कह रहा, बताओ तुम्हारा क्या काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। तो वो सिला जिन्न बब्बन को बताने ही वाली थी कि तभी वो जो आदमी था जिसने बब्बन को सिला जिन्न के बारे में बताया था, वो शर्मीली शर्मीली करते हुए वहाँ पर चले आ रहा। वो भागते भागते पहुँचा था बब्बन तांत्रिक और उस सिला जिन्न के पास। और जैसे ही वो आदमी सिला जिन्न के पास आया तो रोते हुए कह रहा, अच्छा हुआ शर्मीली, तुम यहाँ पर मिल गई। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। अगर तुम चली जाती तो मेरा क्या होता। वो आदमी उस सिला जिन्न से ये सब कह ही रहा था और बब्बन तांत्रिक पास में खड़ा होकर ये सब देखे जा रहा कि आखिर वो आदमी क्या कह रहा है। तभी बब्बन ने देखा कि उस औरत ने, यानी कि उस सिला जिन्न ने अपना एक हाथ लंबा किया। उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा डरावना था। हाथ में 6 उंगलियां और एक अंगूठा था, मतलब कुल मिलाकर 7 उंगलियां थीं और वो हाथ जैसे हड्डियों का बना हुआ। उसने अपने हाथ से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और एक झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसे मारने के बाद उसने अपना हाथ फिर से नॉर्मल कर लिया और फिर वो सिला जिन्न बब्बन से कह रही, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। लेकिन बब्बन कपकपाए जा रहा, क्योंकि बब्बन ने जब ये देखा कि सिला जिन्न इतनी ताकतवर होती है, उसने पलक झपकते ही एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। तो बब्बन कपकपाए जा रहा। इसके बाद वो जो सिला जिन्न थी वो बब्बन से कह रही, घबराओ मत, मैंने इस आदमी को इसलिए मारा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ढरकी था और इससे भी ज़्यादा ढरकी इसका बाप और इसके चाचा के लड़के थे। कमीने मुझ पर जब देखो तब लाइन मारते रहते और इसीलिए सवेरे सवेरे मैंने इसके पूरे ख़ानदान को निपटा दिया। ये उस समय पर वहाँ था नहीं, वरना इसे भी मार डालती। और अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर आ ही गया, मैंने इसे भी टपका दिया। अब बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तब बब्बन सिला जिन्न से कह रहा, मदद? तुम्हारी कैसी मदद? तब उस सिला जिन्न ने बब्बन से कहा, बब्बन, दरअसल मैं जिन्न लोक से आई हूँ और हम यहाँ पर आ तो सकती हैं और जा भी सकती हैं, लेकिन आने जाने का एक निर्धारित समय होता है। लेकिन मैंने उस समय की सीमा को लांघ दिया है और मैं चाहकर भी अब अपने लोक के अंदर वापस नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे मेरे लोक में भेजने के लिए मदद करोगे? बब्बन ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बब्बन ने सिला जिन्न से कहा, मदद? लेकिन मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? तब वो सिला जिन्न बब्बन से कह रही, बब्बन, है एक काम जो कि तुम कर सकते हो और शायद तुम ही हो जो कि वो कार्य कर सकते हो। पहले बताओ कि मुझे तुम्हारी क्या मदद करनी है। तब बब्बन ने सिला जिन्न से कहा कि तुम एक बार उस नर पिशाच का खात्मा कर दो, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। बब्बन के इतना कहते ही उस सिला जिन्न ने बब्बन का हाथ पकड़ा और वो एकदम से गायब होकर तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गए। और जब सिला जिन्न और बब्बन तांत्रिक दोनों तांत्रिक गुरु के पास पहुंचे तो तांत्रिक गुरु सिला जिन्न को बब्बन के साथ देखकर बहुत खुश। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, वाह वाह बब्बन वाह, मुझे विश्वास था कि तू सिला जिन्न को लेकर जरूर आएगा। बब्बन, अब सिला जिन्न से बोल कि उस नर पिशाच का खात्मा कर दे। इसके बाद बब्बन उस सिला जिन्न से कह रहा, चलो अब हमें उस नर पिशाच का खात्मा करना है। ये बात सुनकर सिला जिन्न बब्बन से कह रहे, बब्बन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस नर पिशाच को यहीं पर बुलाती हूँ। और इसके बाद उस सिला जिन्न ने नर पिशाच को अपने पास ही बुला लिया। उसके चुटकी बजाते ही वो नर पिशाच सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद उस सिला जिन्न ने नर पिशाच से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब उस नर पिशाच ने सिला जिन्न से कहा कि मुझे खून पीना है, इतना खून कि मेरी प्यास बुझ सके। फिर सिला जिन्न ने अपनी गर्दन उस नर पिशाच की तरफ कर दी
और उससे कहा कि तुम्हें जितना खून पीना है तुम पी सकते हो। सिलाजिन के इतना कहते ही उस नरपिशाच ने अपने नुकीले दांत उस सिलाजिन की गर्दन में गड़ा दिए और इसके बाद उसने सिलाजिन का खून पी लिया। लेकिन उससे सिलाजिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नरपिशाच खून पीता गया और उसकी खून की तृप्ति हो गई और जैसे ही उस नरपिशाच की प्यास बुझी तो वो अचानक वहां से गायब हो गया। और जब वो गायब हुआ तो बब्बन सिलाजिन से कह रहा कि ये क्या, ये तो गायब हो गया। तब सिलाजिन ने बब्बन से कहा, बब्बन तुम चिंता मत करो, आज के बाद ये नरपिशाच किसी इंसान को नहीं मारेगा और किसी का खून नहीं पिएगा, क्योंकि इसकी प्यास मैंने बुझा दी है।